गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों अभी तक हम आप सभी को आपके जो सब्जेक्ट चल रहा था आधुनिक विज्ञान में चैप्टर 5 चल रहे थे, जिसका टॉपिक नेम है धातुएं एवं अधातुएं। मेटल और नॉन मेटल से रिलेटिव चीज़ें हम लोग पढ़ रहे थे। तो अभी तक कुछ बातें रह गई थी आपके इस चैप्टर में। तो आज इस वीडियो में हम आपके 5वां जो अध्याय धातुएं एवं अधातुओं को आज समाप्त करेंगे। तो देखते हैं बच्चों, धातुएं एवं अधातुओं के बारे में हमारा हेडिंग है धातुओं का वर्गीकरण। क्या बच्चों? धातुओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल। धातुओं का क्या वर्गीकरण है? तो धातुओं का मुख्य रूप से 2 वर्गीकरण किया गया है। किसके बेस पे? लौह। उनमें जो लौह के या कह सकते हैं लोहे की मात्रा की उपस्थिति या लोहे के अंश के आधार पर धातुओं को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है लौह धातुएं, दूसरा है अलौह धातुएं। यहाँ पे समझते हैं लौह धातुएं क्या होती हैं। ऐसी धातुएं जिनमें लोहे की कुछ ना कुछ मात्रा उपस्थित होती है या लोहे का अंश उपस्थित होता है, ऐसी धातुओं को हम लौह धातुएं कहते हैं। चाहे वो मिश्र धातुएं ही क्यों ना हो, लोहे से मिली हुई मिश्र धातुएं ही क्यों ना हो, वे सब लौह धातुएं में गिनती होती है। जैसे इस्पात है, आपका लोहा है, लोहा आपका मृदु, आपका माइल्ड स्टील है या कह सकते हैं मृदु लोहा है या मृदु इस्पात है या पिटवा लोहा है या ढलवा लोहा है, ये सारे हमारे लौह धातुओं में आते हैं। और आपके बाद है अलौह धातुएं, दूसरी जो इसमें है अलौह धातुओं में, धातुओं के वर्गीकरण में अलौह धातुएं किसे कहते हैं? ऐसी धातुएं जिनमें लोहे की अंश या मात्रा उपस्थित नहीं होती हैं, वो सभी धातुएं क्या कहलाती है बच्चों? हमारी लौह धातुएं, अलौह धातुएं कहलाती है। कौन सी? अलौह धातुएं कहलाती हैं नॉन फेरस मेटल। कौन सी? नॉन फेरस मेटल कहलाते हैं। इसमें देखिए बच्चों, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 तरह की जो अलौह धातुएं हैं। पहले हमारी भारी धातुएं। भारी धातुएं किसे कहते हैं ये भी समझ लीजिए। जिनका परमाणु क्रमांक 20 से अधिक होता है वे सभी भारी धातुओं की श्रेणी में रखी जाती हैं, या कह सकते हैं जिनका घनत्व 5 से अधिक हो, वो सभी धातुएँ अपनी आपकी भारी धातुएं में। जैसे पीबी है, लेड है, आपका पारा है, कापर है, एजी सिल्वर है, एयू गोल्ड है। ठीक है, ये सारी हमारी भारी धातुएं आ गई। हल्की धातुओं में देखते हैं, जैसे आपका क्या है 20 से कम आ रही है इनकी गिनतियाँ, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये हमारी हल्की धातुओं की श्रेणी में आ गई हैं। उसके बाद उत्कृष्ट धातुएं। कौन सी बच्चों? उत्कृष्ट धातुएं, जो अलौह धातु है। उत्कृष्ट धातुएं किसे कहती हैं? ऐसी धातुएं जो वायु और नमी के संपर्क में आने पर भी उनमें संक्षारण नहीं होता, उनमें जंग नहीं लगता है, ये सारी हमारी उत्कृष्ट धातुएं कहलाती है। जैसे इसमें क्या है, एयू सोना है, एजी सिल्वर है, चांदी जिसे कहते हैं, पीटी प्लेटिनम है। ये क्या होती है? नम वायु में भी रखने पर इनमें जंग नहीं लगता या इनका संक्षारण नहीं होता है। आगे देखते हैं रेडियोधर्मी पदार्थ। रेडियोधर्मी पदार्थों के बाद जिनमें क्या होता है? रेडिएशन होता है। ऐसे पदार्थों के बारे में जैसे आपका रेडियम है, यूरेनियम है, थोरियम है। उसके बाद रक्षक धातुएं। कौन सी धातुएं बच्चों? रक्षक धातुएं। रक्षक धातुएं क्या होती है? ऐसी धातुएं जो किसी के ऊपर कोड करने पर, किसी के ऊपर लेपन करने पर या चढ़ाने पर उसको जंग से बचाती हैं, उसमें जंग नहीं लगने देती हैं, उसमें संक्षारण नहीं होने देती हैं, उन्हें ही क्या कहते हैं? रक्षक धातुएं। जैसे क्रोमियम है, निकेल है, जिंक है और स्कैंडियम है, ये क्या है आपकी? ये रक्षक धातुएं कहलाती हैं। इसमें है आगे नेक्स्ट है अलौह धातुओं में दुर्लभ धातुएं। दुर्लभ धातुओं में देखिए बच्चों, जिसका परमाणु क्रमांक 57 से 71 के बीच में होता है, ये सभी हमारी क्या कहलाती हैं? दुर्लभ धातुएं कहलाती है। क्योंकि ये क्या है, मृदा के अंदर ये बहुत ही मुश्किल से, मतलब मृदा के अंदर तो पाई जाती है लेकिन दुर्लभ पाई जाती हैं, इसलिए इनको दुर्लभ धातुएं भी कहा जाता है। जैसे लिथियम है, बेरिलियम है, स्ट्रेंशियम है, ये सारी आती हैं। सोने की शुद्धता का प्रदर्शन, अगली हेडिंग है सोने की शुद्धता की जांच कैसे की जा सकती है। बच्चों सोने की शुद्धता जो जांच करने का मापक होता है या मात्रा कह सकते हैं या उसका एक स्टैंडर्ड है, मानक है, वो कैरेट में मापा जाता है। यदि सोना शुद्ध है तो उसका 24 कैरेट होता है शुद्धता, या 100% कह सकते हैं। 100% सोने में उसका जो मापक किया जाता है वो 24 कैरेट होता है। और ये जो शुद्ध सोना होता है ये क्या होता है? शुद्ध अवस्था में बहुत ही मुलायम होता है। और यदि इसके आभूषण इत्यादि बनाने होते हैं तो शुद्ध सोने में कुछ अन्य धातुओं को मिलावट किया जाता है, जैसे चांदी इसमें मिला दी जाती है या कॉपर मिला दिए जाते हैं या तांबा मिला दिए जाते हैं, जिससे क्या होती है इसकी मजबूती बढ़ जाती है, टिकाऊपन बढ़ जाता है, कठोरता बढ़ जाती है, जिससे इससे
अच्छे इससे आभूषण अच्छी तरह से बनाए जा सकते हैं। आइए देखते हैं बच्चों, जैसे कोई सोना है, उसमें यदि 100% सोना है तो उसका कैरेट कितना होगा? 24 कैरेट होगा। यदि सोने में उसकी शुद्धता 92% है तो उसका मतलब क्या होगा? उसका मतलब होगा कि उसमें सोने में 22 कैरेट सोना है और जो आपका 8% बच रहा है वो क्या है? अशुद्धियाँ हैं। इसी प्रकार 75% कोई सोना शुद्ध है तो उसमें कितना सोना कैरेट है और कितना अशुद्धियाँ हैं? 75% है तो आपका बच्चों क्या है? 18 कैरेट क्या है? सोना है, तथा उसका 25% क्या है? उसमें अशुद्धियाँ विद्यमान हैं। इस प्रकार से हम सोने की शुद्धता का प्रदर्शन या मापन कर सकते हैं, या जानकारी ले सकते हैं, या उसको अंकित कर सकते हैं। तो हमारी अभी तक यहाँ पे सोने की शुद्धता का हुआ। आगे देखते हैं हमारी हेडिंग जो है, हमारी टॉपिक्स क्या है? धातुओं एवं अधातुओं की उपयोगिता। क्या बच्चों? धातुओं एवं अधातुओं की क्या उपयोगिता है? एप्लीकेशंस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं बच्चों, सामान्य धातुएं क्या होती है? जो सामान्य रूप से धातुओं का उपयोग किसमें किया जाता है? मिश्र धातुओं के निर्माण से। किसका बच्चों? मिश्र धातुओं के निर्माण से। जो धातुएं या धातुएं होती है उनका व्यवहारिक तौर पे या व्यापक तौर पे या सामान्य रूप से मिश्र धातुओं के निर्माण किया जाता है। मिश्र धातुएं क्या होती है? जिसमें ऐसी धातुएं जिसमें दो या दो से अधिक, या कह सकते हैं किसी धातु में धातु या अधातु का मिश्रण कर दिया जाए तो वो क्या कहलाती है? यदि उसका एक समांगी मिश्रण तैयार होता है तो वो ऐसे समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? हमारा मिश्र धातु कहलाता है। इसमें देखते हैं बच्चों, उपयोगिता में पहला है घरेलू बर्तन के निर्माण में। किसमें? घरेलू बर्तनों, होम एप्लीकेशंस में निर्माण में किया जाता है। जैसे है आपका कॉपर, एल्युमिनियम, लोहा, स्टील आदि के बर्तन बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि ये क्या होता है? इनके अंदर ऊष्मा चालकता के गुण पाए जाते हैं। किसका? ऊष्मा चालकता का गुण। क्योंकि बर्तन को गर्म कभी भी जरूरत पड़ती है, कोई चीज़ पकाना हुआ तो बर्तन को गर्म करने पर भोजन भी जो उसके अंदर, उस बर्तन के अंदर जो भोजन या जो भी चीज़ अनाज रखा जाता है वो उसको पका देता है, उबाल देता है, बना देता है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं विद्युत तार के निर्माण में। किसमें? विद्युत तार के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? धातुओं एवं अधातुओं का निर्माण किया जाता है। जैसे एल्युमिनियम है, कॉपर है, इनका क्या बनाए जाते हैं? तार बनाए जाते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, थर्मामीटर के निर्माण में, या कह सकते हैं चिकित्सा क्षेत्र में भी धातुओं का उपयोग किया जाता है। जैसे क्या है? चिकित्सा के क्षेत्र में थर्मामीटर है। थर्मामीटर में कौन सी धातु रहती है? द्रव धातु कौन सी रहती है? पारा रहती है जी। और इसके बाद चिकित्सा के क्षेत्र में या मेडिकल में के फील्ड में क्या है? विभिन्न तरह के जो टूल्स या औजार होते हैं वो किसके बनाए जाते हैं? इस्पात के जी। किसके बनाए जाते हैं? इस्पात के बनाए जाते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, परमाणु ऊर्जा में। किसके ऊर्जा में? परमाणु ऊर्जा में, एटॉमिक एनर्जी, एटम्स एनर्जी, परमाणु ऊर्जा बनाने में तथा उपग्रहों के निर्माण में। किसके निर्माण में? परमाणु ऊर्जा तथा उपग्रहों के निर्माण में, एटम एनर्जी या कह सकते हैं एनर्जी के कह सकते हैं, और सैटेलाइट आदि के निर्माण में किया जाता है। जैसे क्या है? इसमें सोडियम, टाइटेनियम और जर्मेनियम, ये जो धातुएं होती हैं, इनके धातुएं हैं या कह सकते हैं वस्तुएं हैं, इनके के द्वारा किसका निर्माण होता है? परमाणु ऊर्जा तथा उपग्रह आदि निर्माण होती है। अगला है पाँचवा, इसका उपयोगिता क्या है? धातुओं का उपयोग गहने बनाने में किया जाता है। गहने बनाने में किसके गहने बनते हैं जी? गहने सोने, चांदी, रोल गोल्ड, कॉपर और कई सारी धातुएं, मिश्र धातुओं के भी गहने बनाए जाते हैं। इसी प्रकार से आपका चांदी का उपयोग मिठाई के ऊपर क्या उसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए किया जाता है। कह सकते हैं एल्युमिनियम का लेपन किया। चांदी तो बोलते हैं लेकिन चांदी होता नहीं है, एल्युमिनियम रहता है। एल्युमिनियम की फॉल्स रहती हैं या पतली लेयर्स रहती हैं, उसको किया जाता है। आगे देखते हैं बच्चियों, प्रतिजैविक दवाइयों आदि के निर्माण में भी किया जाता है। आगे देखते हैं, हमारा हेडिंग है अधातुओं का उपयोग। अभी तक धातुओं के उपयोग के बारे में पढ़े थे, अब देखते हैं धातुओं का क्या उपयोग होता है। धातुओं का उपयोग प्रतिजैविक जो रूप में, एंटीबायोटिक के रूप में दवाइयों में किया जाता है, मेडिसिन्स में किया जाते हैं। इसमें देखते हैं जैसे क्या है? सिलिकॉन है, सिलिकॉन स्टील के साथ मिलकर क्या बनाता है? एक प्रकार का मिश्र धातु बनाता है, जिसका उपयोग हम लोग करते हैं। और इसके बाद है फास्फोरस। फास्फोरस जो कि एक अधातु है। फास्फोरस अधातु का उपयोग फास्फोरिक अम्ल के निर्माण में तथा फास्फेट उर्वरक के निर्माण में या रासायनिक खादों के निर्माण में किया जाता है। इसी प्रकार से है जो सल्फर हमारी अधातु है, उसका निर्माण ब्यूटी पार्लर में, कहाँ पे? ब्यूटी पार्लर में किया जाता है। ब्यूटी पार्लर में क्या करते हैं? बालों की सुंदरता के लिए सल्फर अधातु का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से कीटनाशक के रूप में जो रासायनिक दवाएं होती हैं उनके निर्माण में भी सल्फ़र का उपयोग किया जाता है। आप लोग देखते हैं कि
आपके यहाँ यदि खेती होती है तो सल्फ़र कहते हैं, सल्फ़र मंगा लाओ, तो वहाँ पर भी इसका उपयोग होता है, यह धातु है। उसके बाद प्रतिजैविक क्रीम के निर्माण में किया जाता है, जैसे कोई खुजली हो गई या किसी तरह की इचिंग प्रॉब्लम हो गई या किसी तरह से आपका स्किन डिसऑर्डर हो रहा है या स्किन से संबंधित प्रॉब्लम हो रही है, तो उसमें जो क्रीम लगाई जाती है वहाँ पर भी इसका निर्माण किया जाता है अधातुओं का। आगे देखते हैं बच्चों, संक्षारण। संक्षारण मतलब क्या होता है? जंग। जंग के बारे में आप लोग जानते ही हैं। जंग मतलब नष्ट हो जाना किसी चीज़ का, धीरे धीरे परत दर परत किसी चीज़ का नष्ट हो जाना क्या कहलाता है? संक्षारण कहा जाता है। ठीक है बच्चों, जंग से लड़ाई से तात्पर्य नहीं है, बस यहाँ पे धातुओं या अधातुओं का जो क्षय हो जाता है, विघटन हो जाता है, वही क्या कहलाता है? संक्षारण कहलाता है। एक प्रकार से फिर से देख लीजिए बच्चों, धातुओं या अधातुओं का परत दर परत समय के साथ क्षय हो जाना, नष्ट हो जाना क्या कहलाता है? संक्षारण कहलाता है। आगे देखते हैं, संक्षारण में होता क्या है बच्चों? संक्षारण में धातुओं क्या होती है? धातु वायुमंडल में जो उपस्थित वाष्प रहती है या नमी रहती है, आर्द्रता रहती है, वो क्या करती है? ऑक्सीजन के साथ क्रिया, ऑक्सीजन तथा जो अन्य गैसेस होती हैं जिसके साथ वो रिएक्शंस कर सकते हैं, क्रिया कर सकती हैं, उनके साथ क्रिया करके क्या बनाती हैं? धातुओं के ऊपर परत बन जाती है। किसकी परत बन जाती है? ऑक्साइड की या हाइड्रोक्साइड की या कार्बोनेट की परत होती है। और ये परत धीरे धीरे उन धातुओं की परतों को क्या कर देती है? नष्ट कर देती है या संक्षारित कर देती है, उस पर जंग लग जाते हैं, जिससे वह धातु क्या हो जाती है? धीरे धीरे खराब हो जाती है, बेकार हो जाती है, किसी काम की नहीं रह जाती है। इसी प्रकार जैसे कि इसमें एग्जाम्पल के रूप में जैसे लोहे के ऊपर क्या होता है? जब नमी या जंग लगती है तो लोहा क्या होता है? जो एक पतली पतली परतों के रूप में, काले काले रूप में छूट के टूट जाता है या निकल जाता है। इसी तरह से चांदी के ऊपर भी लगती है, काली पड़ जाती है चांदी। इसी तरह से एल्युमिनियम के ऊपर स्लेटी रंग का पड़ जाता है। इसी तरह से कॉपर के ऊपर हरे रंग का क्या लग जाता है? जंग लग जाता है या संक्षारण होने लगता है उसका। तो बच्चों आगे देखते हैं, संक्षारण की रोकथाम। अब क्या है? अभी तक संक्षारण के बारे में हमने समझा, अब इस संक्षारण को या इस जंग लगने की प्रोसीजर को कैसे हम रोकथाम कर सकते हैं, क्या उपाय है? देखते हैं बच्चों। पहला है पेंट करना। क्या करना? पेंट करना। क्या? पेंट। तो पेंट करना क्या है? धातुओं को संक्षारण से बचाने के लिए, या कह सकते हैं डायरेक्ट वायुमंडल की जलवाष्प या ऑक्सीजन या अन्य गैसों से संपर्क होने से बचाने के लिए धातुओं के ऊपर क्या किया जाता है? पेंट का लेपन कर दिया जाता है, जिससे वह धातु संक्षारण होने से बच जाती है। उसके बाद है ग्रीस लगाना। तो ग्रीस लगाना भी क्या है? धातुओं को संक्षारण से बचाने का एक आसान उपाय है। इसमें क्या करते हैं कि धातु के ऊपर, मेटल या धातु या कोई सी भी धातु हो, उसके ऊपर क्या कर दिया जाए? संक्षारित होने वाली जो धातुएं हैं, जो क्रियाशील धातुएं हैं, उन पर क्या किया जाती है? एक पतली ग्रीस के लेपन कर दिया जाता है, कोट कर दिया जाता है, जिससे उस धातु का वायुमंडल से प्रतिक्रिया या रिएक्शंस नहीं होने पाता और वो धातु संक्षारित होने से बच जाती है। इसी तरह है विद्युत लेपन। विद्युत लेपन में क्या किया जाता है? संक्षारित होने वाली धातु के ऊपर किसी अन्य दूसरे जो कि क्रिया ना करे, किसी अन्य वायुमंडल से या कह सकते हैं अन्य गैसों से ना क्रिया करने वाली धातु का लेपन कर दिया जाता है। ये क्या कहलाता है? जिससे कि इसी को हम विद्युत लेपन भी कहते हैं, और इसके मदद से उस धातु के संक्षारण को रोका भी जा सकता है। इसके बाद है यशद लेपन। यशद लेपन में क्या होता है? जिस धातु को जंग लगने से बचाना है या संक्षारण से बचाना है, उसको क्या किया जाता है? एक द्रवित जो जिंक का लेप रहता है, उस टैंक में उस धातु को डुबोकर निकाल लिया जाता है। निकालने के बाद उस धातु के ऊपर जिंक की कोट चढ़ जाती है, जिससे कि वह डायरेक्ट वायुमंडल से कांटेक्ट नहीं रह पाती है और उसको संक्षारण से नहीं होने देती है, वह धातु संक्षारित नहीं होने पाती है। इसके बाद बच्चों है एनोडीकरण। एनोडीकरण में क्या होता है? यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि सल्फ्यूरिक अम्ल या कह सकते हैं गंधक के अम्ल में संक्षारित हुई वाले, संक्षारण होने वाली या जंग लगने वाली धातु को उसमें डाल दिया जाता है, उस टैंक में डाल दिया तथा उस जो धातु है उसको एनोड से या क्या कहते हैं पॉजिटिव सिरे से जोड़ दिया जाता है, और जिस धातु को उस पर चढ़ाना है उसको कैथोड या ऋणात्मक सिरे से जोड़ दिया जाता है, जिससे कि क्या होती है? ऋणात्मक वाली चीज़ें उसके ऊपर आके बैठने लगती है और इस प्रकार से धीरे धीरे उस पर एक कोडिंग लग जाती है, विद्युत लेपन हो जाता है या कह सकता है एनोडीकरण हो जाता है, जिससे कि वह धातु संक्षारित होने से हमारी बच जाती है। आगे देखते हैं बच्चों मिश्र धातु। मिश्र धातु के बारे में देखते हैं। मिश्र धातु क्या होती है, इसके बारे में भी हम लोग अभी चर्चा कर लेते हैं, समझ लेते हैं मिश्र धातु क्या है। किसी धातु या अधातु को मिलाकर या कह सकते हैं मिलाकर जो समांगी मिश्रण बनाया जाता है, वो क्या कहलाता है? हमारा मिश्र धातु कहलाते हैं। उससे जो तैयार हमारी धातु बनती है
वो क्या कहलाती है? मिश्र धातु कहलाती है। मिश्र धातु बनाने के कारण को देख लेते हैं। मिश्र धातु क्यों बनाए जाते हैं, क्या कारण से बनाए जाते हैं? क्योंकि मिश्र धातुओं का उपयोग, या कह सकते हैं मिश्र धातु बनाने का मुख्य कारण है धातुओं की कठोरता बढ़ाना, क्या? हार्डनेस बढ़ाना, टेम्परिंग करना उसको, ये धातु की है। उसके बाद इसमें दूसरा है संक्षारण प्रतिरोधी बनाना। क्या बनाना? संक्षारण प्रतिरोधी बनाना। यदि किसी धातु पर जंग बहुत ज़्यादा जल्दी लग रहा है या उसको वायुमंडल से क्रिया या ऑक्सीजन से क्रिया हो रही है, तो यदि उस पर किसी दूसरे अन्य धातु के साथ समांगी मिश्रण बनाकर कोई वस्तु बना दी जाती है तो क्या होता है? वह संक्षारण प्रतिरोधी हो जाता है, अर्थात उसमें जंग लगने की जो क्षमता होती है या परसेंटेज होती है बहुत कम हो जाती है। आगे क्या है? गलनांक, मतलब उस धातु का गलनांक बढ़ाने के लिए तथा उसकी फ्लेक्सिबिलिटी या लचक बढ़ाने के लिए भी उस धातु में किसी अन्य धातु या अधातु का मिश्रण किया जाता है या मिश्र धातु बनाई जाती हैं। तो बच्चों इस प्रकार से हमारी धातु और अधातु जो चैप्टर है 5th नंबर आज ये समाप्त हो जाता है। आज हम लोग इस वीडियो में अच्छी तरह से इसको पढ़ने के बाद घर पे आप अच्छी तरह से रिवीजन भी करिए और नेक्स्ट कल हम लोग इस चैप्टर से संबंधित इसके एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, हल करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।